किसान भाइयों, आपको कमांडर सुधीर कुमार का नमस्कार। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आपके सामने लेकर आया हूं और वो है किसान बिल। इस पे एक तरफ आंदोलन चल रहा है और एक तरफ तरह तरह की चर्चा होती रहती है। तो मैंने सोचा कि किसान भाइयों को एक समीक्षा के द्वारा समझाया जा सके कि इन किसान बिल को लाने के पीछे भारतीय गवर्नमेंट का भारत की गवर्नमेंट का क्या उद्देश्य था, क्यों ये बिल लाए गए, इनकी प्रामाणिकता क्या है, जिससे आप बिल्कुल अच्छी तरह से इसको समझ सकें। इसमें कोई पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इनके अंदर क्या है। तो सबसे पहले मैं एक बिल नंबर 1 लेके चलता हूँ, जो था द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स इनसाइड ब्रैकेट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। इसके तहत यदि मैं आपको इस बिल को समझाना चाहूँ तो मैं इसको 3 हिस्सों में बांट लेता हूँ। पहला हो गया है फार्म प्रोड्यूस, दूसरा हो गया है ट्रेड एंड कॉमर्स, तीसरा हो गया है प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन। तो सबसे पहले तो आप फार्म प्रोड्यूस में जो चीज़ें एमएसपी के अंदर आती हैं उसमें 23 क्रॉप हैं, जिसमें ऑयल सीड्स है, कंपोजिट क्रॉप्स है, वीट और हमारी राइस है। इस तरीके से 22+1 उसमें गन्ने को भी लिया गया है, लेकिन गन्ने का जो मूल्य है वो एमएसपी से ना होकर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ना होकर, वो एफआरपी के द्वारा होता है, लेकिन मैं उसको भी उसी में रख रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो 3 चीज़ें हैं, इसको प्राप्त करने के लिए गवर्नमेंट का क्या उद्देश्य इसके पीछे था। लेकिन इससे भी पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि ये बिल बहुत ही जल्दी पास कर दिए गए। ये बिल एक जॉइंट सेशन में पास किए गए, तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशन में ये वैलिड नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कृषि एक कंकरेंट लिस्ट में आता है, जहाँ पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का बराबर का अधिकार होता है। तो ये दोनों बिल एक जॉइंट सेशन में राज्यसभा और लोकसभा के सेशन में पारित किए गए, मेजॉरिटी से पारित गए। तो ये हर तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल दृष्टि से पूर्णतः वैलिड बिल है। तो पहले तो मैंने ये आपका एक, अब आ जाइए आप फार्म प्रोड्यूस जैसे मैं बात कर रहा था, उसमें कितनी क्रॉप है, और उसके साथ साथ ये सिर्फ क्रॉप्स और इनके पल्सेस, ऑयल सीड्स इन्हीं के लिए नहीं है, बल्कि ये डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए है, ये फिशिंग प्रोडक्ट्स के लिए है, ये पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के लिए है, ये डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए है, और मीट प्रोड्यूसिंग के लिए भी ये एक तरीके से बिल लागू है। तो अब आइए ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब इसमें जो व्यापार और वाणिज्य जो जुड़ा हुआ है वो किस तरीके से। तो इस बिल के तहत ये कहा गया है कि आपकी जो एपीएमसी मंडी हैं वो तो रहेंगी। मैं बाद में आपको बताऊंगा कि एपीएमसी कैसे आया और एपीएमसी मंडी किस तरह से काम कर रही है। लेकिन इसके तहत जो रखा गया है ट्रेड एरियाज अदर देन एपीएमसी, तो क्यों ना किसान अपने प्रोड्यूस को कहीं पे भी बेच सके। वो एपीएमसी में ही क्यों, यदि वो चाहना जाए तो एपीएमसी में चला जाए, नहीं तो उसके बाहर वो बेचे। और इसमें दूसरा है इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट, मतलब एक प्रदेश के अंदर ही सभी डिस्ट्रिक्ट में वो अपनी प्रोड्यूस को बेच सके, और फिर वो जिस स्टेट में भी चाहे वहाँ पर बेच सके, क्यों नहीं, जहाँ पर उसको उसका मूल्य अच्छा मिले। उसके बाद ऑनलाइन, कि क्यों किसान को ही इस तरीके से रखा जाए कि वो एपीएमसी में जाए, उसके पास चॉइस होनी चाहिए। तो इस बिल में इन सब चीज़ों को लाया गया है कि किसान अपना प्रोड्यूस को कहीं पर भी वो ट्रेड कर सके, किसी भी स्टेट में कर सके, किसी भी स्टेट की डिस्ट्रिक्ट में कर सके, क्योंकि एपीएमसी के तहत एक किसान उसी डिस्ट्रिक्ट की एपीएमसी, ये जो था ये एग्रीकल्चर
प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एपीएमसी जो स्टेट ने बनाई थी, ये उसी डिस्ट्रिक्ट में प्रावधान करती हैं कि किसान वहीं पे बेचेगा। तो इसलिए इस बिल को बनाया गया। और मैं कहता हूं कि ऑनलाइन ऑनलाइन आज तो भारतवर्ष में वो करना चाहता है, लेकिन कल को यदि इस तरीके का एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाए, यदि किसान बाहर भी यदि एक्सपोर्ट करना जाए तो ऑनलाइन क्यों ना वो कर सके। इन सब का प्राविधान इसमें किया गया। तो ट्रेड और कॉमर्स, प्रमोशन और फैसिलिटेशन, इसमें किसान की जो फसलें हैं उनको किस तरीके से प्रमोट किया जा सके, कैसे उनको सहायता प्रदान कर सके, इन सब को ध्यान में रखकर किया गया है। अब आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट है उसने जब ये किसान ट्रेड करेगा तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं है। अब जब कोई टैक्स नहीं है तो सर्टेनली इससे क्या क्या फायदे होंगे। तो इन फायदों में यदि हम देखें तो इन फायदे इसके हैं कि एक तो इसमें कोई टैक्स नहीं है, एक इसमें कंपटीशन बढ़ता है, एक इसमें एक सुविधा मिलती है किसान को कि वो जब चाहे अपनी फसल को कहीं पे भी बेच सके। तो ये इसका मकसद था बिल का। अब इसमें एक चीज़ करी गई है कि यदि कोई भी इसमें एक तरीके से कौन खरीदेंगे ट्रेड में आके, तो ट्रेड में जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रावधान किया गया है, जो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें पैन कार्ड या इस तरह की चीज़ें या कोई रेगुलेशन नहीं आया है, तो वो थोड़ा सा कमज़ोर यहाँ पर आकर ये बिल पड़ता है। तो उसमें यदि किसान भाई चाहे वो गवर्नमेंट के साथ बैठकर उसमें ये सुविधा की जा सकती है। जो दूसरा एक कमज़ोर पहलू है वो ये है कि कोई भी रेजोल्यूशन, यदि इसमें यदि कोई झगड़ा दो पक्ष में हो जाए जहाँ पर किसान बेच रहा है, ये कहाँ पे होगा। तो जहाँ पर किसान बेचेगा, जहाँ पर वो फार्म प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके एसडीएम के पास में एक कंसिलिएशन बोर्ड वहाँ पे बनाया गया है और उसमें 1 महीने के अंदर एसडीएम उसमें एक अपना निर्णय ले लेंगे किसी के भी पक्ष में। यदि कोई भी पक्ष उससे संतुष्ट नहीं है तो फिर उसकी अपील की जा सकती है डीएम के पास में, और फिर डीएम के पास में भी वही कंसिलिएशन बोर्ड है कि उसको 1 महीने में फैसला देना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब है इस बिल का जो मकसद है वो किसानों को ही सुविधा पहुंचाने का है। हम सभी को पता है कि भारतवर्ष में 86% किसान ऐसे हैं जिनके पास में 1.5 हेक्टेयर 1.5 एकड़ से कम जमीन है, 7.5 बीघे से कम जमीन है, और 89% किसान ऐसे हैं जिनके पास में 2 हेक्टेयर का मतलब है 3 एकड़ या 4 एकड़ से कम जमीन है, और 30 बीघे से नीचे मतलब यदि मैं लूँ 6 एकड़ से कम के किसान जो है वो करीब 93-94% है। तो ऐसे किसानों को किस तरीके से एकजुटता के साथ और वो अपनी फार्म प्रोड्यूस को अच्छी तरीके से बेच सके, इन सब को देखते हुए इस बिल का प्रावधान किया गया है। अब आइए एपीएमसी में क्या हुआ है कि ये एक अटल बिहारी वाजपेयी की जब गवर्नमेंट आई थी तो उसमें एक मॉडल एक्ट बनाकर सभी 15 स्टेट्स को दिया गया था और सभी 15 स्टेट्स ने इसको मान लिया था और उसमें एक मॉडल एक्ट को बनाकर उनको दिया था। लेकिन इससे बाहर जाने वाले बिहार ने एपीएमसी एक्ट से बाहर हो गए थे 2006 में। महाराष्ट्र अपना एक प्राइवेट मार्केट लेकर आ गया था। कर्नाटका ने इस एपीएमसी एक्ट को एज इट इज़ मान लिया था। तो इस तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट ने एपीएमसी में उसको दूध के उत्पादन को और फलों और सब्जी को इससे बाहर रखा था। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती रही हैं। अब उसमें क्या हुआ है कि एपीएमसी में कैस्केडिंग एक इफ़ेक्ट जो है वो हुआ है। एपीएमसी में क्या था, उसमें एक तो किसान को अपनी फसल वो अपने ट्रैक्टर से या अपनी किसी और ट्रांसपोर्ट से उसको ले जानी पड़ती थी। फिर वहाँ पे मंडी में जो एपीएमसी में एजेंट हैं वो पॉलिटिशियन से उनको लाइसेंस मिले हुए हैं, तो वो उनका एक कार्टेल बन जाता था
जितना वो चाहते थे उसी से खरीदेंगे। मान लिया एमएसपी 1960 रुपये है आज के दिन में एक क्विंटल का, तो वो निर्धारित करेंगे, वो एक दिन कहेंगे कि भैया आज तो हम ले नहीं सकते, या सब इकट्ठे होकर हम तो आपको 1600 रुपये देंगे या 1700 रुपये देंगे, वो मानना पड़ेगा। तो ये एक कार्टेलाइजेशन जो एपीएमसी में हो गया था, और ये सबसे ज़्यादा आपको देखना पड़ेगा, ये एपीएमसी सबसे ज़्यादा सफल हरियाणा और पंजाब में। हरियाणा पंजाब में बहुत बड़े बड़े किसान हैं, और उनकी जो साठ गांठ है वो एफसीआई के साथ में, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि फूड कॉरपोरेशन में जब जाकर लेके जाते हैं वहाँ पर, तो इसमें जो है जो प्रोक्योरमेंट है वो सबसे ज़्यादा पंजाब हरियाणा में 80% पंजाब में, और 76% 70% से ऊपर हरियाणा में होता है। तो इसी में आपको देखने को मिलेगा बड़े बड़े किसान हैं। यदि आंदोलन में आजकल देखेंगे तो किसानों के पास बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं। तो एक तरीके से एपीएमसी एक्ट का जो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है वो पंजाब के और हरियाणा के किसानों को, और बाकी जो है वो पश्चिम यूपी के किसानों को हुआ है। यदि आप देखें उड़ीसा के किसान क्या आंदोलन करेंगे? नहीं करेंगे। और यदि आंदोलन करेंगे क्या वो ट्रैक्टर के साथ आ सकते? नहीं आ सकते, क्योंकि वो गरीब किसान है। इसी तरीके से ईस्टर्न यूपी और मध्य प्रदेश में यदि आप देखेंगे वहाँ का किसान अभी भी गरीब है और वो इसमें नहीं कर सकता इन आंदोलन को। तो इफेक्ट इसका जो पड़ा है वो सबसे ज़्यादा पंजाब हरियाणा के किसानों को इसलिए पड़ा है कि इसने एपीएमसी के ऊपर एक प्रहार किया है। लेकिन यदि हम निष्पक्ष रूप से देखें तो यदि टैक्स, रूरल डेवलपमेंट टैक्स या जो मार्केटिंग सेस एक तरीके से इस पे एपीएमसी में लगता था, तो किसान को उसके मूल्य से 10 से 15% की कॉस्ट एक्स्ट्रा आती थी, जो अब इस बिल में नहीं आएगी। तो इस बिल ने एक अच्छा कंपटीशन दिया है, मार्केट में किसान ले जा सकता है। यदि आप और सारी चीज़ों को देखें तो अमेजोन पे सारी चीज़ें ऑनलाइन बिक रही हैं, सारे इतने प्लेटफॉर्म हैं। तो गवर्नमेंट क्यों ना एक ऐसी ऐप निकाल कर दे कि जिसपे किसान जो है ना उस एप्लीकेशन को यूज़ करके अपनी फार्म प्रोड्यूस को अपने मनचाहे तरीके से किसी भी वक्त बेच सके। तो ये मैंने आपको मेरिट भी गिनवा दी, उसकी डीमेरिट भी। हाँ, यदि इस पे कोई मुद्दा आता है तो वो मुद्दा बिल्कुल उठकर आता है कि किसान कह सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन का प्रोविधान थोड़ा वीक है, तो उसमें पैन कार्ड आए, कोई जो खरीदने वाले हैं वो कोई एक मुफ्त जो है वो एक रकम जो है ना वो गवर्नमेंट के साथ जमा करें, उनका सारा रजिस्ट्रेशन का प्रॉपर लीगल प्रोविजन होना चाहिए। और एक जो इसमें सिविल कोर्ट में ना जाने की वो है अनुमति, उसको उसमें परमिट किया जा सकता है। उसमें कोई एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ट्रिब्यूनल बनाया जा सकता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तहसील लेवल पे, और उसमें वो लिमिट उतनी ही रखी जाए कि 30 दिन के अंदर उस पर तहसील लेवल पे देना है, और यदि कोई नहीं उससे संतुष्ट है तो वो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के किसान ट्रिब्यूनल में जा सके और वहाँ पर उसको न्याय फिर एक मतलब ये है कि 2 महीने के अंदर किसान को निर्णय मिल सके। तो ये प्रावधान में कुछ चेंजेज आकर इसको और अच्छा बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ से एपीएमसी को ऐसा किया जा सकता है, लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जा सकता है कि यदि कोई भी टैक्स इस बिल के तहत किसानों के प्रोड्यूस पर नहीं लग रहा है तो एपीएमसी को भी ये कहा जाए कि किसान यदि चाहे वो एपीएमसी मंडी में आ सकता है और वहाँ पर भी उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन वहाँ पर जो कमीशन एजेंट हैं वो कमीशन एजेंट अपना 3 से 4% जो टैक्स लेते हैं वो तो अभी लेंगे। तो इस बिल से सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आई है वो बिचौलियों को, कमीशन एजेंट को, जो सबसे ज़्यादा हरियाणा और पंजाब में है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एमएसपी पे बिक्री होती है, गवर्नमेंट का जो प्रोक्योरमेंट होता है वो दोनों स्टेट से होता है। और पूरे भारतवर्ष में एमएसपी पे कुल 6% किसान जो है ना अपनी फसल बेचते हैं, लेकिन पंजाब और हरियाणा में जैसे मैंने बताया 80% और 70%। तो आप देखेंगे कि इस आंदोलन में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर पर सबसे ज़्यादा बड़े किसान, क्योंकि बड़े किसान जो है ना वो एक तरीके से बिचौलिए भी हैं और वो एमएसपी का फ़ायदा उठाकर और फिर उनका एफसीआई के साथ में जो संगठन था ये वो था। अब मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरे एक्ट की तरफ। यदि आप आए तो दूसरा जो एक्ट है वो है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन
एग्रीमेंट एंड प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज। इसको एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी कहा गया है, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रोविधान किए गए। तो इसमें सबसे पहले मैं लेता हूँ इसके पीछे ऑब्जेक्टिव उद्देश्य गवर्नमेंट का क्या था, इसमें जो जनरल जो कॉमन बातें हैं वो क्या है। तो सबसे पहले लीजिए एग्रीमेंट। तो इसमें फार्मर्स जो है ना वो अपनी प्रोड्यूस का कभी भी एक एग्रीमेंट कर सकते हैं किसी भी स्पॉन्सर के साथ। जो एक स्पॉन्सर आ रहा है जो मार्केट में है, वो कॉरपोरेट भी हो सकता है और कोई बिजनेसमैन हो सकता है, या एक किसान खुद हो सकता है अपनी संस्था को बनाकर एंटरप्रेन्योर बनकर, और वो यदि उसकी फसल को खरीद रहा है तो फसल में जो एक एग्रीमेंट होगा फसल को खरीदने का, उसमें एक तो प्राइस एश्योरेंस होगा, मतलब जितने भी समय के लिए समय निर्धारण इसमें किया गया है कि एक जो फसल की क्रॉप है उससे लेकर 5 साल के लिए एग्रीमेंट हो सकता है। और इसका प्रावधान दूसरी जगह भी किया गया है। ये सिर्फ कंपोजिट क्रॉप्स, ऑयल सीड्स, पल्सेस इन्हीं और ग्रेन्स इनके लिए नहीं किया है, मोटा अनाज सभी के लिए किया गया है। और इसमें सभी की साइकिल, मतलब यदि हम डेयरी फार्म में लें तो उसमें जो है ना एक साइकिल जो होती है, जब वो जन्म देती है उसे 1 साल से लेके 5, मतलब उस एक साइकिल से 5 साल तक के लिए ये एग्रीमेंट हो सकता है। अच्छा, इसमें एक प्रोविधान और है फार्म सर्विसेज का, कि जो वो एग्रीमेंट किसान स्पॉन्सर के साथ में करेगा उसमें सर्विसेज कौन प्रोवाइड करेगा। जैसे किसान मेहनत करता है तो उसमें उसको उसका पैसा वो सारी जोड़ के, या यदि वो उसको जो स्पॉन्सर है वो मुहैया करा रहा है, बीज है, खाद है, या किसी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की सुविधाएं दे रहा है, वो सब का इसमें प्रोविधान खुलकर इस एग्रीमेंट में हो जाएगा। दूसरा है पीरियड। पीरियड मैंने आपको बता ही दिया कि एक सोइंग सीजन से लेके 5 साल तक का हो सकता है। और दूसरी जगह डेयरी में, मीट में, इसमें इसी तरीके से एक साइकिल से लेके 5 साल तक हो सकता है। मॉडल कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर एक थोड़ा सा विवाद हो सकता है, जहाँ पर जो किसानों का मुद्दा है मैं समझ सकता हूँ कि गवर्नमेंट ने कहा है कि गवर्नमेंट में मेक ए मॉडल एग्रीमेंट and guidelines for this, but it should have been government shall make, means to say कि एक मॉडल एग्रीमेंट जिस तरीके से अटल गवर्नमेंट ने उस टाइम पर एक मॉडल एक्ट जो बनाकर एपीएमसी का किया था, वो उसी तरीके से बनाया जा सकता है इस एग्रीमेंट का। तो ये उसमें सुधार हो सकता है। प्राइस फिक्सिंग मैकेनिज्म, प्राइस फिक्सिंग जो मैकेनिज्म है वो गवर्नमेंट के बीच में और किसान के बीच में और जो स्पॉन्सर है उसके बीच में, ये एक प्राइस फिक्सिंग का होगा। उसमें 2 आदमी उसके और 2 आदमी उस साइड के करके जब एग्रीमेंट बनेगा तो वो एक उसमें डिस्कशन करके उसमें प्राइस में फिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद में आता है फार्मर्स लैंड एरिया। कितना लैंड एरिया है फार्म का जिसमें वो फार्म प्रोड्यूस पैदा करेगा और फिर एक क्वालिटी की पैदा करके वो उस आदमी को, स्पॉन्सर को दे देगा, इसका प्रावधान किया है। अच्छा, इसमें कहीं पे भी जो सबसे बड़ा एक किसान आंदोलन में मैंने मुद्दा देखा है किसानों का, वो कहते हैं कि हमारी ज़मीन छिन जाएगी। इसमें कहीं भी बिल्कुल सख्ती से ये लिखा गया है इस बिल के अंदर कि किसान की ज़मीन किसी भी हालत में मॉर्गेज नहीं होगी। किसान की ज़मीन किसान की रहेगी। किसान को कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। यदि कोई भी आपदा आती है तो वो स्पॉन्सर भरेगा लेकिन किसान नहीं भरेगा। दूसरा एक ये भी है कि किसान की अपनी ज़मीन है, यदि स्पॉन्सर आके वहाँ कोई परमानेंट स्ट्रक्चर, टेम्परेरी स्ट्रक्चर यदि कोई बनाएगा तो वो स्पॉन्सर को अपने खर्चे पर, जैसे कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म होने से पहले उसको वहाँ पर वो हटाएगा। किसान का इसमें कोई भी पैसा नहीं देगा, ना उसको डिसमेंटल करने में देगा, और यदि उस स्ट्रक्चर को कोई भी लॉस होगा वो पूरा स्पॉन्सर को करना पड़ेगा। तो इसका भी फायदा है। रजिस्ट्रेशन, अब इसमें फिर रजिस्ट्रेशन करने वालों का एक प्रावधान होना चाहिए जो भी स्पॉन्सर बन के आए। अभी वो थोड़ा बड़ा ढीला ढाला से मुझे लगता है, तो उस पर एक डिस्कशन हो सकता है और गवर्नमेंट को थोड़ा मजबूत बनाना चाहिए। जैसे पहले एक्ट में मैंने बताया है कि रजिस्ट्रेशन जिनका लोगों को करे उन पे पैन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ एक वो पैसा गवर्नमेंट में जमा करें
जिससे उनकी जो है ना बाद में कोई भी जांच या निगरानी या इस तरीके से वो कर सके, तो ये एक बन सकता है। तो सारी स्टेट, ईच स्टेट कैन मेक ए दिस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वेरी स्ट्रॉन्ग। अब आती है एक क्लॉज इसमें रखी गई है, फोर्सेस मेजोर। फोर्सेस मेजोर में क्या होता है, यदि कोई आकस्मिक आपदा आती है, फ्लड आ गया या हमारा सूखा पड़ा है या वहाँ पर बिजली गिर गई है या और किसी तरीके से नुकसान होता है, तो उसके तहत कोई भी नुकसान, कोई भी भरपाई किसान नहीं करेगा। तो इसमें ये बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई पेनल्टीज, कोई भी पेनल्टी किसान की तरफ को नहीं लगेगी। तो मुझे नहीं लगता कि इस बिल में कोई भी चीज़ किसानों के खिलाफ है, लेकिन फिर भी किसान इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अपनी ज़मीन छीनने वाला क्यों बोलते हैं। ये सिर्फ एक अफवाह है, इसमें आपको नहीं पढ़ना चाहिए। ये इसलिए सोचा है कि हमारे जो स्मॉल फार्मर हैं, मान लिया 30 बीघे तक का भी फार्मर है, ज़्यादातर तो मैंने बताया 86% जो वो सिर्फ 7.5 बीघे तक के हैं, और 89% जो हैं वो सिर्फ 20 बीघे या 4 एकड़ वाले हैं, और 6 एकड़ वाले जो हैं वो 93 फार्मर्स हैं। तो ऐसे में यदि किसान के 2 बच्चे भी हैं, उसको बड़ा कठिन पड़ता है कि सारी उसकी जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें एक प्रावधान किया गया है कि इसमें जो एग्रीगेटर्स आएंगे, जो इसमें फ़ायदा करेंगे किसान को, जो किसान को ये सारी चीज़ें फैसिलिटेट करेंगे, वो एग्रीगेटर आएंगे एफपीओ के रूप में, फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन कैसे होंगे कि 50 किसानों को, एक गांव के 100 किसानों को एक साथ लगाकर, जिस तरीके से अमूल कोऑपरेटिव बना गुजरात में और एक वाइट रेवोल्यूशन आई, तो उसी के तहत इसमें इसको किया गया। अब इसकी जो मेरिट हैं, जैसे मैंने बताया कि किसी भी सेक्टर की तरीके से किसान भी अपनी चीज़ को एक कॉन्ट्रैक्ट कर सके, बहुत उस कॉन्ट्रैक्ट में उसकी ज़मीन ना छिने और उसको सारा पैसा अच्छी तरीके से मिले, तो वाई नॉट, ही शुड डू। और इसमें सब इकट्ठे हो जाएंगे और इकट्ठे होकर उनका इनपुट कम आएगा, तो फार्मर की इनकम डेफिनेटली बढ़ेगी आगे आगामी वर्षों में। तो ये इसका मूल उद्देश्य था इस एक्ट को लाने के लिए। और इसमें जो है ना, एक तो कंपटीशन बढ़ेगा, बहुत गुड अमाउंट ऑफ कंपटीशन बढ़ेगा, मार्केट मिलेगा, इसमें इनोवेशंस हो सकती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आ सकती हैं और वो फार्म को जो है ना अपनी तरीके से सुविधाएं देकर, और वो क्रॉप पैटर्न को चेंज करेंगी, क्रॉप पैटर्न के साथ में उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एमएसपी है ये क्यों रखा गया था। 1965 तक, 1962 में हमने चाइना के खिलाफ वार लड़ी, 1965 में हमने पाकिस्तान के खिलाफ करी, तो उस टाइम तक हमारे पास फूड सिक्योरिटी नहीं थी। जब हमारे पास फूड सिक्योरिटी नहीं थी, तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, लेकिन फिर उनकी मृत्यु हो गई। तो हम अमेरिका से जो अनाज खरीदते थे, एक तो वो अनाज बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और वो हमें खरीदना पड़ता था, और अमेरिका अपनी टर्म्स और कंडीशन से देता, और कभी कभी लताड़ भी देता था कि हम आपको अनाज नहीं देंगे। तो भारतवर्ष में जब इंदिरा गांधी आई, तो उन्होंने जो है ना एक संकल्प लिया, किसी भी तरीके से जो है ना इंडिया में जो है ना, वो हम अपने गेहूं में, कम से कम वीट में जो है ना, हम एक साथ सक्षम हो सकें, फूड सिक्योरिटी अपनी जनता को दे सकें। तो ये सोचा गया। उसी टाइम पे हमारे जो डॉक्टर स्वामीनाथन है, MS स्वामीनाथन, और एक थे नॉर्मन बोरलॉग, इन दोनों ने मिलकर एक आयोग बना भारतीय गवर्नमेंट का, और ये मैक्सिको से बहुत ही अच्छी फसलों की बीज लेकर आए, और वो गेहूं जो है ना लगाया गया, किसानों को सब सहायता दी गई, ऋण दिया गया, नए उनको यंत्र दिए गए, खाद दिया गया, केमिकल दिया गया, और इस तरीके से हमारी जो गेहूं की प्रोड्यूस, फिर उसके साथ साथ धान की प्रोड्यूस बढ़ती गई, और 1980s तक आकर हमारी फूड सिक्योरिटी हो गई। और फूड सिक्योरिटी होने से जो MSP का रोल था, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि क्यों किसान उगाए, इसका मतलब किसानों को एक मैसेज दिया गया है कि भाई हम आपको इतना पैसा तो एश्योरेंस देंगे ही। तो इस तरीके से
मिनिमम सपोर्ट प्राइस आया। अब थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ूंगा कि किसान इस एमएसपी का मुद्दा क्यों बार बार उठाते हैं। तो डॉक्टर स्वामीनाथन ने जो एमएसपी के जो बताया था फार्मूला, वो 3 तरीके का फार्मूला था। तो एक तो था उसमें जो फार्मूला था वो था ए टू में सिर्फ जो लागत आती है फसल की, उस लागत पर उसका 1.5 दे दिया जाए। अब लागत के साथ में उससे अलग जो है ना, जो फार्म लेबर है, जो किसान खुद उसमें लगकर करता है, उसकी फैमिली उसमें लग के करती है, उसके और जानकार लोग जो है ना उसकी सहायता करते हैं, उनको कौन जोड़ेगा। तो उन सब की लागत। तो दूसरा फार्मूला था A2+FL, और उसका 50% उससे ज़्यादा दिया जाए। इसी तरीके से तीसरा ये था कि उसमें जो उसकी किसान की अपनी लैंड है उसका क्या किराया होगा, जो किसान सारे इनपुट लगाता है उसमें उसकी क्या चीज़ होगी, उनका जो है ना जो यंत्र हैं और जो जानवर हैं जो सारे चीज़ किसी खेती में लगते हैं, उन सब की कॉस्ट को लगाकर, तो वो जो फार्मूला था वो था C2 × 1.5, मतलब इस तरीके से स्वामीनाथन का। लेकिन जो अभी की हमारी गवर्नमेंट है उसने 18-19 में जो एमएसपी दिया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस इन 23 क्रॉप, मतलब बेसिकली 22 क्रॉप को, वो दिया है A2+FL पे। तो इसमें एक मुद्दा है कि अभी ये डिस्कशन हो सकता है, किसान भाई और गवर्नमेंट जो है ना बैठकर इसको सुलझा सकती है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि दोनों बिल ये किसानों के खिलाफ नहीं है। अब देखिए एपीएमसी में, दूसरा एपीएमसी में बहुत बड़ा घोटाला हुआ। घोटाले होते थे क्योंकि वहाँ पर वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज़ नहीं है। तो जब किसान आता था एफसीआई में, ख़रीदारी जब एमएसपी की होती थी, तो सारे जितने वहाँ पर जो गवर्नमेंट के लाइसेंसी थे एपीएमसी एक्ट में, वो मिलकर एक कार्टेल बनाकर किसान को परेशान कर सकते थे। तो किसान को उनके अनुसार ही उसमें बेचना पड़ता था। फिर वो एक तरीके से बाहर से जो सड़ा हुआ अनाज है वो एफसीआई में कर देते थे, और जो किसान का अनाज है वो बाहर मार्केट में जो अच्छा है, फिर उसमें वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रही थी। इन सब चीज़ों से बचने के लिए, जैसे एफसीआई में वेयर हाउसिंग नहीं है और किसान की फार्म को प्रोड्यूस को पैसा मिल सके, तो बेसिकली इनका उद्देश्य यही था उसका। अब जो इसमें थोड़ी कमी है, मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स में भी मैंने आपके सामने रख दी है। एक दो मुद्दे जिस पे हैं, जिस पे हम जो है ना चर्चा कर कर और एक समाधान की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आज मैंने आपके समक्ष रखी हैं, और ये बिल्कुल ही सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से एक रिसर्च करके मैंने आपके सामने रखी है। तो अब आपका डिसीजन है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि टकराव का रास्ता किसान भाइयों छोड़िए, क्योंकि ये अभी समय नहीं है। भारतवर्ष एक बहुत ही सक्षमता की तरीके से यूनाइटेड होकर एक सेल्फ रिलायंट नेशन की तरफ, आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहा है। आपका योगदान इतना बड़ा है। इस साल भी पेंडेमिक होने के बाद में आपने रिकॉर्ड उपजाई है। तो इसके साथ आप गवर्नमेंट के साथ बैठिए, डिस्कशन करिए और इन बिलों को अच्छी तरीके से समझिए, जैसे मैंने आपके समक्ष रखा है। और जो इसमें जो 2-4 कमी है, जैसे रजिस्ट्रेशन में एक परिपक्वता आनी चाहिए, एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट फॉर्म जो है ना वो बनाने चाहिए गवर्नमेंट को। दूसरा जो कोर्ट का प्राविधान है वो उससे ना होकर एक किसान ट्रिब्यूनल बनाया जा सकता है तहसील और लेवल पर। और एक एमएसपी बहुत बड़ा मुद्दा है। एमएसपी गवर्नमेंट की आय जो है वो प्रोक्योरमेंट के लिए काफ़ी पैसा गवर्नमेंट का खर्च होता है। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट का कहाँ पर सबसे ज़्यादा खर्च हो रहा है। जब ये यूपीए गवर्नमेंट जा रही थी उससे पहले वो एक बिल लेके आए हैं, और वो बिल है ये जो लेकर आए हैं उसके तहत उन्होंने मिनिमम जो एक रखा है, एक पीडीएस सिस्टम, हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसमें फूड सिक्योरिटी जितने भी गरीब लोग हैं उनको निर्धारित करी गई है 80 करोड़ को।
मिड डे मील की स्कीम शुरू हो गई हैं। और यदि हमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से हमें उसमें देना पड़ेगा तो राइस जो है वो 3 रुपये के हिसाब से 3 रुपये किलो, और वीट जो है 2 रुपये किलो। और वो इस 80% को जो हमारा टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके तहत एक प्रोविज़न, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यूपीए गवर्नमेंट ने बनाया था, और जिसके तहत हमने 80 करोड़ लोगों को जो गरीब रेखा से नीचे आते हैं उसमें राशन से एक प्रावधान किया है। तो इतने लोगों के लिए राशन प्रोक्योरमेंट करना है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और दूसरी एक और चीज़ है कि 1980s में हमने फूड सिक्योरिटी तो पैदा कर ली, लेकिन हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उसकी वजह से करप्शन हुआ, उसकी तरफ से काफ़ी अनाज जो है ना हमारा वेस्ट होना शुरू हुआ। एपीएमसी में कार्टेलाइजेशन हुआ, उसने किसानों को फ़ायदा उठाया, तो जबकि एपीएमसी भी किसानों के फेवर में था। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर अब ये 2 बिल लाए गए हैं, और इसमें समाधान का रास्ता टकराव का नहीं है, ये आपस में बैठ के इसको सुलझाना है। और कैसे और गवर्नमेंट जो है ना वो नज़दीक जा सकती है एमएसपी का, क्योंकि गवर्नमेंट का काफ़ी खर्चा जो सिर्फ पेंडेमिक में नहीं है, जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बहुत ही कम पैसे में 80 करोड़ लोगों को फूड सिक्योरिटी देना है। पेंडेमिक में तो फ्री राशन चल रहा है, तो और गवर्नमेंट का पेंडेमिक में 1 लाख करोड़ तो सिर्फ ये फ्री राशन देने का की वजह से जो है ना होगा, और वो लास्ट ईयर भी इतना ही हुआ। तो ये जो मुद्दे हैं ये हैं कि किसान के हाथ, गवर्नमेंट के हाथ में कितने पैसे हैं, और वो जो डॉक्टर स्वामीनाथन का अल्टीमेट मुद्दा है एमएसपी का कि C2/1.5 करके एमएसपी दे सके, उसको डिस्कशन किया जा सकता है, या उसका लीगल प्रावधान हो, इस पे बहस हो सकती है। लेकिन किसी भी तरीके से मेरा सुझाव ये है, ना तो गवर्नमेंट को इन दोनों बिलों को वापस लेना चाहिए, इसमें जो भी सुधार की जो व्यवस्था हो सकती है किसानों से मिलकर इसमें सुधार करें। ये डेफिनेटली किसानों के लिए, छोटे और मझले किसानों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल हैं। ये हमारा क्रॉप पैटर्न चेंज करेंगे। मैं आपको बताऊं कि ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे लिए अनाज की फूड सिक्योरिटी लेकर आई है, लेकिन दूसरी तरफ जो वाटर टेबल है वो हमारी उससे बहुत ही ख़त्म हुई है। धान को और गेहूं को सबसे ज़्यादा जो है ना पानी चाहिए, तो आज जो है वाटर लेवल वो हरियाणा में और पंजाब में और वेस्ट यूपी में जो है ना अलार्मिंग लेवल पे है, वो गिरता जा रहा है। तो हमें क्रॉप पैटर्न को चेंज करना ही पड़ेगा। तो ये दोनों बिल जो हैं वो हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को देखते हुए, छोटे किसान को सहायता करते हुए, आगे जो ऑनलाइन बिक्री का है उसका कंपटीशन बढ़ाने के लिए, और इन सभी सुविधाओं के साथ में, और एपीएमसी को ख़त्म नहीं किया गया है। हाँ, एपीएमसी के लोग ये कह सकते हैं, जो बिचौलिए और कमीशन एजेंट इसमें से जिनको खतरा है कि वो इसमें ख़त्म हो जाएंगे, वो ये कह सकते हैं कि इस पर टैक्स ख़त्म किया जाए, और एपीएमसी तो है, एपीएमसी हटाया नहीं गया है। तो यदि एपीएमसी और ये दोनों बिलों के साथ में कंपटीशन रहे तो ये तो बड़ा हेल्दी कंपटीशन है। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा, और आपको यदि मेरा ये जो समीक्षा है वो अच्छा लगा हो तो आप मेरे YouTube चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया पर इस वीडियो पर लाइक करिए, और मेरे YouTube चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करिए। मैं खुद किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। ये दूसरी बात है कि मैं इंडियन नेवी का वेटरन हूँ। 24 साल मैंने इंडियन नेवी को अपनी सर्विस दी है, और मैं वहाँ से एज ए कमांडर रिटायर हुआ हूँ। लेकिन मेरा यही एक उसमें पूरा योगदान रहता है कि मैं किस तरीके से किसान भाइयों को समझा सकूं, और उसी पर पूरी रिसर्च के साथ में एक थ्रेड बेयर के हिसाब से मैंने इन बिलों की समीक्षा आपके सामने रखी। धन्यवाद।